हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई का पार्ट 4 में बस थोड़ा सा लेक्चर बच गया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग कल एक पढ़े थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आज दो तीन और क्वेश्चन बच गया है, उसे हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं रंजीत कुमार, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन आई में एटमॉस्फेरिक बेस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है। मतलब सनराइज टाइम के बिफोर क्यों हो जाता है और सनसेट जो है वो टाइम के बाद क्यों होता है। आइए समझते हैं। सबसे बड़ा काउज हम लोग पिछले वीडियो में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का स्टडी किए थे। हमारे अर्थ के अराउंड में कुछ वाटर वेपर्स हैं, कुछ गैस मोलेक्यूल्स हैं। इनका जो डेंसिटी है बार बार चेंज होता है। डेंसिटी बार बार चेंज होता है तो इनकी रिफ्रैक्टिविटी भी चेंज होती है, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिविटी इनकी चेंज होगी वैसे वैसे लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे। तो इनके माध्यम से जो लाइट रिफ्रैक्ट होगा ड्यू टू वाटर मोलेक्यूल्स या ड्यू टू एयर मोलेक्यूल्स, इसी चीज़ को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सनसेट जो है ना पहले क्यों हो जाता, सनराइज जो है वो पहले क्यों हो जाता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस टाइप से कोई व्यक्ति खड़ा है और सन यहाँ पर है, यहाँ पर सन है। तो सन से आने वाली जो रे है वो अर्थ पर खड़े व्यक्ति को हॉरिजन दिखाई देती है। ध्यान से समझिए, हॉरिजन का मतलब होता है स्ट्रेट, इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है। रियल में सन है यहाँ पे और व्यक्ति को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सन के रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब ये सन का वर्चुअल पोजीशन है। अपेरेंट हम लोग बोलते हैं इसको, ये सन का वर्चुअल पोजीशन है। क्योंकि जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद जो हमें रियल सन ना दिखाई देके एक उसी का एक वर्चुअल सन दिखाई देने लगता है। जो ह्यूमन को ऐसा लगता है कि ये जो सन है ना वो हमारे स्ट्रेट में दिखाई दे रहा है, मतलब अपने रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। आपने जिस सन को सनराइज होते देख रहे हैं वो सन रियल में है ही नहीं, वो सन तो अपने रियल पोजीशन से नीचे है अभी, लेकिन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो टाइम होता है ना एडवांस सनराइज का, वो सन के पोजीशन से 2 मिनट बिफोर हो जाता है। ठीक है। और सेम यही चीज़ फिर आपको शाम में दिखाई देती है। जब शाम में सनसेट होती है, जैसे मान लीजिए सन यहाँ पर है रियल में और यहाँ से लाइटें आई, ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश की और ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसे हो जाती है थोड़ा सा। अब इसके वर्चुअल में सन, एक और सन जो है आदमी को यहाँ पर दिखाई देता है। तो होता क्या है कि सनसेट होने से पहले तक हम लोग को सन बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है रियल पोजीशन पे। सन का देखिए रियल पोजीशन तो यहाँ पर था और इसका वर्चुअल पोजीशन है, तो सनसेट हो चुका है। ठीक है। फिर भी हमें सन की एक और वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है, जिससे हमें लग रहा है कि अभी भी सन आसमान में चमक रहा है, शाइन कर रहा है। तो यहाँ पर भी डिले जो टाइम है ना वो 2 मिनट का होता है। तो ये 2 मिनट एडवांस टाइम है और ये 2 मिनट डिले टाइम है। तो सनराइज और सनसेट के बीच का जो टोटल टाइम है ये 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट बढ़ जाता है। यानी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में समझिए तो 4 मिनट कम रात बिताता है। यहाँ 2 मिनट हो गया पहले सनराइज, यहाँ 2 मिनट हुआ डिले सनराइज सनसेट। तो ये 2 मिनट पहले वाला सुबह पहले हो गया, ये 2 मिनट बाद वाला रात बाद में हुआ। तो 2 और 2 4 मिनट का जो है ना सनसेट और सनराइज के बीच में टाइम डिले हो जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडवांस सन से सनराइज कैसे होता है। तो जो रियल सन होता है ना
उससे उसके एक वर्चुअल सन हम लोग को थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जो कि सनराइज से 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई देना शुरू कर देता है। और जो यहाँ पे सनसेट होता है वो रियल सन से हमें एक थोड़ा सा ऊपर वर्चुअल सन दिखाई देता है, जो सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। तो यहाँ 2 मिनट का डिले है और 2 मिनट का यहाँ बिफोरिंग है, तो 2 और 2 कितने मिनट हो गए? 4 मिनट का सनराइज और सनसेट के बीच में डिले टाइम होता है। बस यही क्वेश्चन से आपको एनसीईआरटी में पूछा जाता है। इसमें अपीयरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, जो सन से आने वाली रे को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके पृथ्वी पर खड़े किसी भी प्रेक्षक को देखने के लिए रे ऑफ सन के जो रियल पोजीशन है उससे थोड़ा सा अपीयरेंट करके लाइट को हॉरिजन कर देता है, जिससे व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि सन करीब हमारे हॉरिजन स्थिति में है। इस स्थिति में सनराइज थोड़ा सा पहले दिखाई देने लगता है और सनसेट थोड़ा सा बाद तक हम लोग को दिखाई देते रहता है। बस ये टॉपिक था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को आकाश जो है ना ब्लू अपीयर क्यों होता है, नीला क्यों दिखाई देता है? अब बच्चा लोग के दिमाग में आता है कि सर आपने तो प्रिज्म में दिखाया था कि सबसे नीचे जो है ना वायलेट है, यानी सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का है, तो फिर आसमान तो वायलेट दिखना चाहिए था, फिर आसमान हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? ठीक है, या इसके पहले इंडिगो है, इंडिगो के बाद ब्लू है, तो या तो वायलेट या तो इंडिगो दिखना चाहिए था, हम लोग को ब्लू नहीं दिखना चाहिए था। आप ध्यान दे के देखिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लीजिए ए अर्थ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है सपोज करिए, और ए सन से आने वाली रे है जिसमें कंपोजिशन ऑफ विजियोर है, विजियोर है, ए है तो वाइट लाइट, लेकिन इसका कंपोजिशन है, लीजिए इसको हम लोग वाइट लाइट लिख देते हैं। तो इसमें वाइट लाइट में जो 7 कलर का कंपोजिशन है, ये जैसे ही वाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनमें से वैसे जनरली तीनों कलर को करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसको करता है, जनरली तीनों कलर को करता है, वायलेट को, इंडिगो को और ब्लू को। ये तीनों को ना फैला देता है, स्प्लिट कर देता है इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि इनकी वेवलेंथ थोड़ा वीक है, और वेवलेंथ ही वीक होती है तो डेविएशन इसमें ज़्यादा होता है, यानी फैलने का गुण इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। हमारी जो ह्यूमन आई है ना, वो इंडिगो और वायलेट से ज़्यादा ब्लू को सेंस करता है, बस यही बात है। फैलता तीनों है, वायलेट को भी फैलाता है, इंडिगो को भी फैलाता है, ब्लू को भी फैलाता है, लेकिन हम ह्यूमन का जो ह्यूमन आई है वो थोड़ा सा ब्लू कलर को ज़्यादा सेंस करता है। तो अपीयरेंट वायलेट को थोड़ा सा हम लोग फैला देंगे, इंडिगो को थोड़ा सा फैला देंगे, तो इनकी जो कलर है ना वो ब्लू कलर की तरह बिहेव करने लगती है। तो इस कारण से अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें ब्लू दिखाई देने लगता है। इसमें कुछ नहीं है, आपको लिखना है कि जब वाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइट लाइट में कंपोज विबजियोर को, ठीक है ना, वाइट लाइट में कंपोज जो विबजियोर है उनमें से लो, यानी जिसकी वेवलेंथ वीक है, उन्हें थोड़ा अधिक डेविएट कर देती है। अधिक डेविएट कर देती है किसको किसको? वायलेट, इंडिगो और ब्लू को। जब ये डेविएट होती है वायलेट और इंडिगो, तो इनका भी कलर थोड़ा सा वीक होने के बाद ब्लू की तरह बिहेव होने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ह्यूमन आई जो है ना वो ब्लू कलर को अच्छा से सेंस करता है। तो इसलिए हमें जो अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर है, इन कारणों से हमें ब्लू दिखाई देता है। चलिए, ये 2 टॉपिक था आपको ह्यूमन आई पर। अब ह्यूमन आई में एक लास्ट सुंदर सा टॉपिक बच गया है, वो है रेनबो। रेनबो में एक पॉइंट पढ़ना है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंटरनली रिफ्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ध्यान दे के देखिए, टोटल इंटरनल यानी जितना भी रिफ्लैक्शन होगा वो किसी पार्टिकल यानी खास ट्रांसपेरेंट पार्टिकल के इंटरनल सरफेस से होगा। तो बस इस टॉपिक का नाम हम लोग दे दिए हैं TIR, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम TIR तीनों एक साथ बता देंगे आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे एक सुंदर सा टॉपिक है, बस ये लास्ट ही है। टॉपिक का नाम है
रेनबो। रेन मतलब बरसात, और वो का मतलब होता है धनुष। और जो बरसात करवाते हैं उन भगवान का नाम है इंद्र। और बाद में जो बरसात के बाद आपको आसमान में आकृतियाँ दिखाई देती है वो दिखाती है बो टाइप का, इसलिए इसका नाम है रेनबो, मतलब इंद्रधनुष। अब देखिए ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिनन्स है, ठीक है, जो हर टाइम नहीं बनता। इसको बनने के लिए बड़ी मशक्क़त करना पड़ता है, आसमान में सनलाइट और नेचर को समझिए तो नेचर ही बना के हम लोग को देता है रेनबो। तो ये जल्दी जल्दी तो बन नहीं सकता है, तो कंडीशन समझेंगे। पहले जान लीजिए रेनबो क्या है, ठीक है। तो रेनबो एक लाइट फिनोमिनन्स है, सीधे सीधे समझिए कि एक तरह का डिस्पर्सन है, जो नेचुरल डिस्पर्सन होता है, ठीक है। हम नहीं करवा सकते इसको, हम लोग नहीं करवा सकते इसको। नेचुरल डिस्पर्सन है जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, 7 कलर का एक बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम दिखाई देता है हम लोग को, जिसकी आकृति बो टाइप का होता है। और ए वाला जो फिजिकल इवेंट है हम लोग इसको रेनबो बोलते हैं। फिर से समझिए रेनबो बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। देखिए रेनबो बनने के लिए सबसे पहले खास चीज़ की ज़रूरत है कि वर्षा होनी चाहिए। वर्षा होने के बाद, वर्षा यानी कि रैन के जो कुछ वाटर यानी कि कुछ बूंदे हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो आसमान में इस तरह से सस्पेंसेड होने चाहिए कि ना तो उनमें ज़्यादा mg अप्लाइड हो, क्योंकि अगर बूंदे ज़्यादा मोटे होंगे तो mg के कारण नीचे गिर जाएंगे, देखिए नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। और ना इतना पतला हो कि जैसे ही हम सन का इस पे धूप लगे, सन का लाइट लगे तो ये वेपोराइज हो जाए। ये दोनों नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। वर्षा के बूंद जो है ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए, वर्षा के बूंद जो है ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर मोटा होगा तो mg फोर्स अप्लाइड होगा तो सीधे सीधे नीचे गिर जाए। अगर वर्षा के बूंद ज़्यादा मोटे नहीं पतले हैं तो समझिए कि जैसी इस पर सनलाइट पड़ेगी ये वेपोराइज होकर उड़ जाएगा। पहला कंडीशन है कि वर्षा का बूंद इस तरह का होना चाहिए जो ना तो नीचे गिरे और ना ही सनलाइट के कारण वो वेपोराइज हो, यानी इस साइज में हो कि वो फ्री सस्पेंसेड हो, एकदम मतलब मुक्त रूप से बादल के इन्वायरमेंट में सस्पेंसेड होना चाहिए, लटका हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वर्षा के बूंद है, पहला कंडीशन आपने समझ गए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, सन की जो पोजीशन है वो इस बूंद से अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो सन डायरेक्शन का लाइट होगा इस पे सीधे पड़ने चाहिए। और ये ज़्यादातर कंडीशन में शाम के टाइम में होता है, आफ्टर 2 या 3, मतलब 2 या 3 बजे के बाद, ठीक है। इसके पहले नहीं, इसके पहले सन जो है ना एकदम से हमारे परपेंडिकुलर रहता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में रहता है, तो उस डायरेक्शन में कभी इंद्रधनुष नहीं बन सकता है, ठीक है। सन की जो रेज है ना वर्षा के बूंद पे करीब करीब हॉरिजेंटली पड़नी चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन ये है, इसमें एक ही साथ में 3 घटनाएं होती हैं। घटना क्या क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ सन है आपका और सन से कोई रे यहाँ पे गई, पड़ी इस पर, ठीक है। तो सन से जैसी एक रे पड़ी, मान लीजिए इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, सन से जो रे पड़ी यहाँ पे जाकर, इस सन के रे को इन्होंने डिस्पर्स्ड कर दिया 7 कलर में, 2 4 6, 2 4 6, एक और बना लीजिए, 7 कलर में डिस्पर्स कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले सन के जो रे हैं वो बर्स यानी ड्रॉपलेट्स पे जाकर रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद डिस्पर्स्ड हुआ। अब देखिए डिस्पर्स्ड होने के बाद ये जो 7 कलर थे ना वो आकर के यहाँ पे सीधे सीधे ये बाहरी वाला सरफेस पे आकर सीधे सीधे रिफ्रैक्ट किए। अब देखिए ये जो बाहरी वाला सरफेस है ना वो थोड़ा सा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, बस थोड़ा सा समझिए, मिरर की तरह वर्क करता है। और ये क्या करता है कि टोटल जितने कलर्स हैं उन्हें वापस मोड़ के इस सरफेस पे लाता है। देखिए 3 4 5 6 इस सरफेस पे लाता है। तो यहाँ पे जो घटना हुई उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल मतलब सारा का सारा, इंटरनल मतलब ट्रांसपेरेंट पार्टिकल के आंतरिक सतह से, रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि वापस मोड़ दिया।
अब ए वाला जो बूंदे हैं वापस यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस तरह से और ह्यूमन को दिखाई देते हैं। अब देखिए ये तो रियल किरणें ह्यूमन के आई पे आके इंसिडेंट हुआ और इसी का हम लोग को एक वर्चुअल इमेज आसमान में इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस थोड़ा सा आप देखिए इस टाइप से है। तो इसी का ना एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का मतलब समझते हैं ना, हमें इमेज रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देता है। मान लीजिए यहाँ कोई मिरर है और यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये रियल व्यक्ति है। अगर हम इसका इमेज देखेंगे मिरर में तो ये मिरर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल का इमेज जो है ना उसी ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी यहाँ बैठी हुई है, अगर हम अपने मम्मी को मिरर में देखेंगे तो वो कहीं यहाँ पर दिखाई देगी, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर क्यों दिखाई दी? क्योंकि यहाँ से जो रे आई टकराए फिर हमारे आई पे गई, आई से टकराने के बाद ही इमेज बनी, और हम जितने दूरी पे ये ऑब्जेक्ट हम इमेज से रखेंगे उतना ही अंदर इमेज बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज के बराबर हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इमेज यहाँ पर दिखाई देगा, ये रे आपके आई पे आ रही है। आपका आई जो है ना रेनबो के देखने के लिए एक स्क्रीन की तरह बिहेव करता है। तो रेनबो जो है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पे कहीं आसमान में एकदम से वो पोजीशन में दिखाई देगा, ठीक है। वो पोजीशन में दिखाई देने का एक और कंडीशन है कि हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ गोल है। तो जब हम लोग किसी पार्टिकल को देखते हैं तो सामने वाला पार्टिकल थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट पे दिखाई देता है और साइड वाला पार्टिकल थोड़ा सा मिनिमम हाइट पे दिखाई देता है। देखिए इस टाइप से दिखाई देता है। तो इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसमें कलर ऑफ 7, इसमें जो टोटल कलर है कंपोजिशन का वो 7 कलर है। तो इस नेचुरल फेनोमेनन्स को हम लोग रेनबो बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए रेनबो बनने के पीछे कहानी क्या है। आसमान में बारिश होने के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। ड्रॉपलेट्स का साइज ऐसा हो कि ना ज़्यादा भारी हो और ना ज़्यादा हल्का हो, ठीक है। भारी होगा तो नीचे गिर जाएगा और हल्का होगा तो वो सनरेज के कारण वेपराइज हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि वर्षा का जो बूंद है ड्रॉपलेट्स जो है ना वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब सन से लाइट जाके रिफ्रैक्ट हो, उस पर देखिए सन से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। सबसे पहले यहाँ वर्षा के बूंद पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बूंदे जो है इसको 1 इंसिडेंट रे को 7 रिफ्रैक्टेड रे में डिवाइड कर देते हैं। फिर इस 7वां कलर जो है ना ये बाहरी सरफेस पे आके रिफ्रैक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद सीधे ह्यूमन या किसी व्यक्ति के आँख पे जाके पड़ती है। और इसी का एक वर्चुअल इमेज हमें आसमान में इस तरह से इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग को इंद्रधनुष पढ़ना था। इसमें कभी कभी 2 गो इंद्रधनुष हम लोग को दिखाई देता है। तो फर्स्ट वाले को प्राइमरी बोलते हैं और जो सेकेंड इंद्रधनुष दिखाई देता है उसे हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। आप लोग को नहीं पढ़ना है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आज ये आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि लाइट में हम लोग 3 चीज़ पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के साथ हमने मिरर का स्टडी किया, रिफ्रैक्शन के साथ हमने लेंस का स्टडी किया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम लोग ह्यूमन आई जिसके माध्यम से आपको कलरफुल वर्ल्ड दिखता है उसका स्टडी किए। अगले वीडियो में हम लोग इस तीनों चैप्टर का, ठीक है ना, एक ही वीडियो में, ठीक है, विद सूत्र मतलब सूत्र के साथ फॉर्मूला के साथ हम लोग न्यूमेरिकल का स्टडी करेंगे। और हम न्यूमेरिकल जो है ना पूरी की पूरी NCERT बेस वाले बताएंगे आपको, ताकि हेल्प आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर अब खत्म हो गया। थैंक यू। आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।